सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन तो इस चैनल से आपको जरूर से जुड़ना है एंड डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप। तो उसमें काफ़ी सारा फ्री कंटेंट है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो आप देख सकते हो। आज बहुत ज़्यादा टॉपिक्स आए हैं। आज अगर आप देखो साइंस, इकोनॉमी, पॉलिटी सभी से प्रश्न हैं, काफ़ी मतलब टॉपिक्स हैं। सो मिस्टीनेस है, जॉर्डियल डस्ट है, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। ये टेक्स्ट के अंदर आया है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। जप्रोजिया है, इस प्रीलिम्स का प्रश्न ऑलरेडी आ चुका है। प्राइस वॉर, चाइना वर्सेस यूरोप, IR इकोनॉमी, इंडियन इंक्लूजन इन JP मॉर्गन बॉन्ड इंडेक्स, ये आपका इकोनॉमी, ह्यूमन एसेट्स इन मून, एक नया तरीके का चैलेंज है। फाइनेंशियल ट्रांसफर टू स्टेट एंड इरोजन ऑफ फाइनेंशियल फिजिकल फेडरलिज्म। तो ये दोनों, तो देखो ये जो टॉपिक्स हैं ये तो आपके इकोनॉमी के टॉपिक्स हैं, देर आर लिंक्ड विद इकोनॉमी। ये भी टॉपिक इकोनॉमी का टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। IR इकोनॉमी का टॉपिक है, ये डिलिमिटेशन डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये पॉलिटी का टॉपिक है, ये बाकी साइंस टेक के टॉपिक्स आपके हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं और ध्यान से सुनना है। सारे टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी कंटेंट हम लोग डिस्कस करते हैं UPSC प्रोस्पेक्टिव से ही रिलेटेड होता है। सिर्फ कोई और एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका फिर डिमांड के हिसाब से अपना चयन करें। तो यहाँ पे देखो, पहली चीज़ देखो, क्वेश्चन देख लो मेंस का क्या है। इंडियन फेडरलिज्म हैज़ बीन शेप्ड बाय प्रेवलेंट पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल रिलेशंस। 10 नंबर पे लिखना है, आपको सोच के लिखना है। आप अपना आंसर सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पे सेंड कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। डिटेल्ड कोर्स ऑन करंट अफेयर्स 10 तारीख से शुरू हो रहा है। अभी 30% ऑफ है आज भी, और 10 तारीख जो है उसके बाद क्लास शुरू हो जाएगी। सौरभ पांडे UPSC.com पे जा सकते हैं। सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ 2024 की जो तैयारी कर रहे हैं उन्हीं को ज्वाइन करना है। इस कोर्स को प्लीज़ मिस नहीं करना है। 10 के बाद ये जो अभी 30% वाला है, ये 10% आपका हो सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लेना अपने हिसाब से। तो ये पूरे के पूरा जो सब्जेक्ट्स हैं उन सभी को मैं कवर करूँगा। इस पर डिटेल डिस्कशन में एक वीडियो भी 10 तारीख को बना दूंगा। तो ये ऐप आपको डाउनलोड करना। देखो, अगर आप लैपटॉप से अपनी क्लासेस करना चाहते हो तो web.सौरभ पांडे UPSC.com, ठीक है। इसमें आपको करना है, जहाँ से आप ज्वाइन करते हो। देखो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट में सिर्फ कोर्स का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप अपना ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन क्लास आपको web.सौरभ पांडे UPSC.com पे ही ज्वाइन करना है। काफ़ी सारे कोर्सेज जो एक्टिव हैं, एक तो देखो करंट अफेयर का CSAT का कोर्स एक्टिव है, इंपॉर्टेंट कोर्स है CSAT का। उसके बाद अभी मेंटरशिप प्रोग्राम क्लोज्ड है, अब ज्वाइन नहीं करना है। एग्रीकल्चर ऑप्शनल एक्टिव है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आंसर राइटिंग वाला प्रीलिम्स के बाद मैं दोबारा से करूँगा। जो लोग आकलन सीरीज़ का हिस्सा हैं उनको मैं ऐड दोबारा से कर दूंगा, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद UPSC प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़, ये कोर्स एक्टिव, इसका 17th टेस्ट इस संडे को शेड्यूल्ड है। ARC रिपोर्ट का कोर्स एक्टिव, और काफ़ी सारे कोर्सेज NCERT एंड ऑल बाद में आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। पहला टॉपिक देखते हैं, मिस्ट फ्री विंड स्क्रीन के बारे में है। सो यहाँ पे देखो एक शब्द मेंशन है, दैट इज मिस्टीनेस। ये जो है मिस्टीनेस है। तो मिस्टीनेस मतलब आप देखोगे ना, जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें धुंधलापना क्यों आता है, तो उसमें बेसिकली कहा क्या गया है कि उसके लिए जो प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज़ लाइट स्कैटरिंग। जैसे पानी की बूंदें हैं, टाइनी जो ड्रॉपलेट्स है वाटर के, वो प्रेजेंट होते हैं और लाइट उससे स्कैटर्ड होती है, और ये बेसिकली इस मिस्टीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल। अगर आप ये डायग्राम देखो ना, इस पे शो जो हो रहा है, इसे मिस्टीनेस बोलता है। तो जब डिटर्जेंट का यूज़ हम करते हैं, मान लो कोई क्लॉथ है, उससे हम, उसमें डिटर्जेंट है, तो उससे अगर हम सफाई करेंगे तो डिटर्जेंट की वजह से क्या होता है कि जो बूंद है और सरफेस है, तो जो बूंद है और जो सरफेस है, मतलब जब मान लो ये सरफेस और उसके ऊपर जो पानी की बूंदें हैं, तो उनका जो सरफेस टेंशन है वो आपका रिड्यूस होता है। वाटर जो है वो वहाँ होल्ड नहीं कर पाता है, और जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन के पूरे स्क्रीन में जो है वो फैल जाते हैं। इससे जो मिस्टीनेस है वो बढ़ सकती है, मतलब थिन फिल्म जो है पानी की क्रिएट आपकी हो जाती है, इस तरीके से क्रिएट हो सकती है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, मतलब थोड़ा जानकारी के लिए है सिर्फ, क्योंकि प्रीलिम्स में ही आएगा, ऐसा कोई मेंस का प्रश्न नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जॉर्डिकल डस्ट क्या है। ये आपकी स्टडी आई है, ये सब PDF आपको सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पे प्रॉपर PDF मिलेगा वो, लेकिन थोड़ा लेट मिलता है। लेकिन आपको ये चाहिए कि भाई ये पूरा का पूरा जो PDF, जो सेशन का PDF है वो आपको मिल जाए। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको जो चैनल है आपका सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल फ्री, उसमें आपको ये सेशन पूरा PDF जो है आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो अपना जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते, मतलब चैनल का लिंक नीचे दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, उसमें आपको अवेलेबल हो जाएगा। या हिंदू समरी भी अगर आप चैनल सर्च करोगे तो उसमें भी आपको ये PDF मिल जाएगा। जो जॉर्डिकल डस्ट क्या होता है, तो देखो थोड़ा सा ये समझो, ये जैसे मतलब ये दिखता है ना पूरा सा लाइट चमकता हुआ, तो ये रिस्पॉन्सिबल है जॉर्डिकल, ये इसके लिए जो एक फिनोमेना है उसे हम बोलते हैं जॉर्डिकल डस्ट और जॉर्डिकल लाइट।
एक शब्द जो यूज़ होता है। अब इसको थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इसे थोड़ा सा डायग्राम, कंटेंट तो आप लोग रीड करना, लेकिन डायग्राम से आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। जैसे होता क्या है कि जैसे एक एग्जांपल, जैसे मार्स है। अब स्टडी कहती है कि तो जो मार्स, जैसे ये मार्स है, प्लैनेट है, अभी चक्कर लगा रहा है। अब हो क्या रहा है कि बहुत सारा डस्ट पार्टिकल्स रिलीज़ होता है। जैसे इसके दो मून्स हैं, अभी रिसेंट स्टडी ये भी कहती है कि ये बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ जो डस्ट पार्टिकल है वो रिलीज़ करता है। और सूरज की रोशनी जब इन डस्ट पार्टिकल से आकर टकराती है तो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, और वो फिर अर्थ से जो पोजीशनिंग कई बार ऐसी होती है, जैसे ऑटम के टाइम पे, तो वो पोजीशनिंग ऐसी होती है कि ये फिर जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है डस्ट से वो हमें दिखती है। तो जो डस्ट है उसे बोलते हैं जॉडिकल डस्ट, और जो लाइट है उसको बोलते हैं जॉडिकल लाइट। ये फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। तो जैसे ये मान लो ये मून है इसके, और ये मून है, इनसे लाइट मतलब जो डस्ट है वो रिलीज़ होती है काफ़ी अधिक। अब जनरली होता क्या है कि जैसे मान लो कि हमारे पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी में क्या है, पृथ्वी में बेसिकली आपके पास अच्छा खासा ग्रेविटेशनल फोर्स है। कोई चीज़ यूपर जाएगी तो नीचे अपने आप आ जाती है। जैसे पानी की बूंदें हैं, छोटी बूंदें हैं, लेकिन वैसे नहीं वो आसमान में पानी चला जाए। मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो यूनिवर्स के अंदर जा सकती हैं। लेकिन क्योंकि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वो एक हाइट के बाद जब उसका बूंद का पानी का जो वेट है बढ़ेगा तो अपने आप ही अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो नीचे की तरफ बूंद गिरती है। तो ये बेसिक एस्पेक्ट है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसके लिए जिम्मेदार है। बट ये जो मून के जो मार्स के दो मून हैं, फोबोस करके है या डियामोस करके, ये दोनों मून हैं, इनकी ग्रेविटेशनल पुल इतना अधिक नहीं है। तो जो डस्ट पार्टिकल्स ऊपर जाते भी हैं तो वो फिर यूनिवर्स में चले जाते हैं। तो जैसे 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 आप ये मानो कि जैसे कभी ये देखना, जैसे कई बार कोई गाड़ी है और है ना, मान लो वो ऑफ ट्रैक वाली जो गाड़ी आती है ना, ऑफ रोडिंग वाली गाड़ियाँ आती हैं, उसको आप थोड़ा सा धूल वाले इलाके में चलाओ तो कांच बंद है तो आप देखोगे जब उसके पहिए घूमते हैं तो, या गाड़ी जब चलती है तो काफ़ी सारा डस्ट भी पीछे की तरफ वो छोड़ते रहते हैं, जहाँ से निकलेगी वो डस्ट चारों तरफ रहेगा। तो ऐसे ही मानो कि जब ये जो मून है ये मूव कर रहे हैं, कई डस्ट पार्टिकल्स भी रिलीज होते जा रहे हैं, और वो दोबारा से इन मून के अंदर नहीं जाते, वो पूरा यूनिवर्स में फैल जाता है। और जब लाइट इन डस्ट पार्टिकल्स पर पड़ती है उसे जोडियकल लाइट बोलते हैं, और जो डस्ट पार्टिकल है उसको जोडिकल डस्ट शब्द उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, हिंदू देखना अभी बंद नहीं करना है। प्रीलिम्स का चाहे कितना भी प्रेशर हो, अगर आप मतलब ये सोच रहे हैं तो ये, क्योंकि कई सारे टॉपिक्स फरवरी मार्च तक के भी पूछे जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो टॉपिक्स की होती जाती है, इसका बहुत आपको हेल्प भी मिलेगा। अगर आप अभी नोट्स बनाने में सक्षम नहीं तो मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर रहा हूँ, उसको सेव करते रहो। हिंदू का कंपाइलेशन भी अगर आप पुराना डाउनलोड करना चाहते हैं तो भी सौरभ पांडे UPSC.com, वो भी मैं प्रिपेयर करके कंपाइलेशन भी डाल रहा हूँ। तो सब चीज़ें मेरे द्वारा की जा रही, बट सेशन तो सुनना पड़ेगा। हाँ, आप लाइव नहीं सुनना चाह रहे हो तो मतलब स्पीड बढ़ा के थोड़ा सा सुन लो, एटलीस्ट कंटिन्यूटी बनी रहेगी। अगर आप छोड़ दोगे कि यार, तो ये 2-4 महीना फिर इसको रिकवर आप नहीं कर पाओगे प्रीलिम्स के बाद में, ठीक है। ये ध्यान में रखना। तो ये जॉडिकल डस्ट है, और ये लाइट जो प्रोड्यूस होगी जॉडिकल लाइट हम इसको बोलते हैं। तो ये पॉइंट्स थोड़े से ध्यान में रखने हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अभी स्टडी रिसेंट डिमॉस और फोबोस के ऊपर हुई है। तो अगर आपको याद रखना है कि ये दोनों क्या हैं, ये मार्स के दो मून हैं। तो ये फैक्ट्स जो मैंने आपको बताए हैं वो फैक्ट्स याद रखना है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो आप चाहो तो अगर आपको रीड करना है तो आप बिल्कुल रीड कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। ये टॉपिक आपका किसका बनता है? ये टॉपिक आपका दिस इज बेसिकली लिंक्ड विथ पॉलिटी का है। तो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज की अगर बात की जाए तो डिलिमिटेशन कैसे है, जैसे जैसे आप हम लोग चुनाव का देखते हैं तो MP MLAs होते हैं, तो वो कहते हैं ना कि इस विधानसभा सीट से वो लड़ रहे हैं, तो वो विधानसभा सीट क्या है, डिलिमिट की जाती है, डिलिमिटेशन किया जाता है। मान लो एक स्टेट है उसमें 200 सीट हैं, अब वो 250 भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन, तो वो बेसिकली डिलिमिटेशन के तहत होती है। तो इस प्रोसेस को हम डिलिमिटेशन शब्द हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, यूज़ दिस टर्म कॉल्ड एज डिलिमिटेशन। और ये एक्सरसाइज जब है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर परफॉर्म की गई, और इसके लिए स्पेशल एक्ट लेकर आ जा सकता है। जैसे 1951 में डिलिमिटेशन पहली बार किया गया, तो उसमें डिलिमिटेशन एक्ट 1951-52 लेकर आएगा, फिर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज की गई। ऐसे 4 बार आपके हुआ तो 4 बार एक्ट आया, फिर आपका जम्मू कश्मीर में हुआ तो एक एक्ट आया। तो एक्ट के माध्यम से ही डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया जाता है, जिसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन के जो होते हैं वो लोग हिस्सा होते हैं, और डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा जो चीज़ें बोली जाती, जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, उसमें ना पार्लियामेंट कोई बदलाव कर सकता, ना आप उसे कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। उसमें बहुत हाई पावर बॉडी होती है, तो जो डिसीजंस होते हैं वो फाइनल ही आपका होता है। और डिलिमिटेशन करने का बेसिस क्या होता है ये जरूर से डिफाइंड है। तो जैसे सेंसस है, अब मान लो अभी जो, जैसे ये फैक्ट आप याद रखना कि जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे एक पॉइंट जो मेंशन्ड है
कि जैसे मान लो पहले 42nd अमेंडमेंट जो एक्ट हुआ था तो 2000 तक ये कहा गया था, 2000 तक ये कहा गया था कि 1971 के सेंसस के बेसिस में डिलिमिटेशन किया जाएगा। फिर इसको 84th अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2026 तक हो गया। अब इस चीज़ को समझो क्या कह रहा है। 1971 की जो जनगणना हुई थी, अब सोचो 1971 कितने साल हो गए, मतलब 50 साल, आई थिंक कितना हो गया, 50 साल ऑलमोस्ट होने लगा। मतलब हमारी पॉपुलेशन आज से 50 साल 5 डिकेड पहले जितनी थी, उस बेसिस में हमारे सब कुछ डिफाइंड, स्टेट में कितने आपके MLAs होंगे और पार्लियामेंट में कितने सारे MPs होंगे। अब देखो जो नया पार्लियामेंट बना है, उसको जब बन रहा था तो बहुत सारी डिबेट हो रही थी, उस पर मैंने एक चर्चा भी आपसे की थी कि देखो इनको 2026 तक ना डिलिमिटेशन एक्सरसाइज करनी है। अब डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जब करी, क्योंकि 1971 के सेंसस के बेसिस में आपका डिलिमिटेशन हो रखा है, और जैसे जैसे डिलिमिटेशन हुआ है, जैसे अगर ये डेटा अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे डिलिमिटेशन हुआ है तो उसमें नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ती गई हैं। जैसे इसमें एक डेटा दे रखा है, डिलिमिटेशन जैसे जैसे हुआ है तो जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो आपकी इंक्रीज़ होती गई हैं। तो जैसे अभी लेटेस्ट जो डिलिमिटेशन हुआ था उसमें 540 जो आपकी 3 सीट्स, 543 ऑलमोस्ट जो सीट्स आपकी हो गई थी। तो है ना, अब क्या होगा कि अब जो दोबारा से डिलिमिटेशन होगा, हाँ, तो दोबारा से जब डिलिमिटेशन आपका होगा तो जैसे जैसे ये देखो, ये जैसे मान लो पहली बार हुआ तो इतनी सीट्स हुई, फिर दोबारा हुई तो इतना सीट्स हो गई। अब जो जैसे 1951, 61 और 71 सेंसस का जो यूज़ करके डिलिमिटेशन एक्सरसाइज की गई थी तो सीट्स बढ़ती गई हैं। अब ये जो है 800-900 सीट्स हो जाएंगी। अब आप सोचो कि पार्लियामेंट बना है, अभी उसमें जो कैपेसिटी जो हमारा पुराना पार्लियामेंट था वो है ही नहीं। अब ऐसा तो है नहीं कि वो MPs हैं वो एक आराम से बैठा दूसरा चेयर लगा के बैठ गया। अब आप कहोगे नहीं नहीं भारत में इतनी गरीबी है और ये है वो है, MP को बैठना चाहिए। देखो ये सब बातें ठीक है, लेकिन आप इस चीज़ को समझो कि पार्लियामेंट है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि अब वो एक छोटी सी चेयर में लगा के बैठ गए, तो वो एक रिप्रेजेंटेशन पार्ट भी होता है, बहुत चैलेंजेस होते हैं उनको, बहुत सारी पॉलिसी लेवल पे काम भी करना होता है, वो सब चीज़ें देखनी होती है। तो मान लो 800-900 सीटें आपकी हो जाएंगी, 800-850 तो मान ही लो लगभग। तो वो कमिंग कई ईयर्स तक ये अगर 2011 के सेंसस के बेसिस में अगर किया जाएगा तो इसलिए क्योंकि आपके नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ेंगी तो आपको स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा, नया इंफ्रास्ट्रक्चर और वो सब चीज़ों को करते हुए आपको स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे कि अगर नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ती भी हैं तो उस स्थिति के अंदर जब आपकी बढ़ेंगी तो फिर हमारे पास सिटिंग प्लेस भी होनी चाहिए। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। दूसरी ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको याद रखना है। 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ही ये कह दिया गया कि 2026 तक 1971 का जो सेंसस है उस बेसिस में जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है वो आपकी वही तक सीमित रही। पहले ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2000 तक इंक्रीज़ किया गया था, अब 23 साल और बीत गए हैं। मतलब ये इसलिए क्योंकि देखो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज भी एक छोटी मोटी एक्सरसाइज नहीं है, बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, तो इस वजह से इन्होंने ऐसा मतलब अभी ऑलमोस्ट हो जाना चाहिए। देखो जब आप डिलिमिटेशन करते हो तो उसमें आपको पता है कि आपके डिफरेंट लेवल पे पॉपुलेशन कितनी है, उस बेसिस में मान लो हमारे डिफरेंट आर्टिकल्स भी हैं। एक बार चेक करना, आई थिंक एक बार चेक करना, मतलब अगर मुझसे गलती हो तो आई थिंक आर्टिकल 330 है कि आर्टिकल 332, दो आर्टिकल्स, एक बार चेक करना फिर से मैं कह रहा हूँ। आर्टिकल 330 जो है उसके तहत अगर मतलब कितनी सीट्स जो है हमारी SC कम्युनिटी जो है उसके SC ST कम्युनिटी है उनसे उनकी कितनी होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, वो रिजर्वेशन उसके लिए है। और आर्टिकल 332 जो है उसको आपका वो स्टेट असेंबली के लिए रिजर्वेशन है। अब मान लो हमारी पॉपुलेशन, मान लो SC ST कम्युनिटी की हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो गई, OBC की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई, या वैसे आप ये देखो कि ऑलमोस्ट क्योंकि नंबर ऑफ़ जो कास्ट हैं OBC के अंदर जो एड ऑन की जा रही हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। मतलब नंबर ऑफ़ कास्ट जो पहले OBC के अंदर थी जब रिजर्वेशन की पॉलिसी आई थी और आज से आप कंपेयर करो तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। तो उसका कई रीजंस है, पॉलिटिकल रीजंस भी आपके बन सकते, बट ओवरऑल अगर आप अभी फ़िलहाल के लिए जो बहुत सारी कास्ट OBC के अंदर आती हैं, है ना, अगर आप पॉपुलेशन कई डेटा देखोगे तो मोर देन 70% पॉपुलेशन भारत की उसको आप कह सकते हैं कि किसी न किसी मतलब उसे बैकवर्ड कैटेगरी के अंदर जो है वो रखा गया है। तो ये एक डिबेट का भी इशू कई बार बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में मान लो पॉपुलेशन आपकी बहुत अधिक ऐड ऑन होती चली गई, बढ़ती चली गई, तो रिप्रेजेंटेशन भी फिर उसी हिसाब से देखना पड़ता है, जो क्योंकि हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पर जो है वर्क करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आपको पॉपुलेशन के बेसिस में जो भी आप डिलिमिटेशन करोगे और उस बेसिस में, अब देखो वहाँ पे OBC का तो ऐसा कोई नहीं है कि सीट रिजर्व्ड होना संवैधानिक लेवल पे, जब हम बात करते हैं
पार्लियामेंट की, लेकिन SC ST के लिए हमारे पास आर्टिकल संवैधानिक उसमें प्रोविज़न है। तो SC ST की कितनी सीट्स होनी चाहिए, वो इंक्रीज़ ज़रूर से होंगी, तो ये सब चीज़ें आपकी डिलिमिटेशन के बाद ही हो पाएगा। तो ये एक एंगल है जो कि आपका हाईलाइट जो है वो आपका किया गया है। तो ये इंक्रीज़ भी आपका किया जाएगा। तो यही कुछ पॉइंट्स इसके अंदर मेंशन्ड है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, इसमें एक पॉइंट और भी है, जैसे कि अब कई जगहों पे पॉपुलेशन तो तेज़ी से बढ़ी है। अब डर इस चीज़ का है, साउथ के जैसे हमारे जो स्टेट्स हैं उनका ये कहना है कि एक एंगल ये भी समझना कि देखो उन्होंने क्या है, पॉपुलेशन कंट्रोल में एक बड़ा रोल प्ले किया। अब उसको उनको पे करना, मतलब उनको उसका नुकसान हो रहा है, क्योंकि अगर हम सिर्फ ये क्राइटेरिया रखेंगे पॉपुलेशन के बेसिस में तो उनका रिप्रेजेंटेशन कम होगा, और जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी है उनका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होगा। तो ये भी एक एंगल है जो कि थोड़ा सा कंसिडर किया जाए कि इसको कैसे बैलेंस आपका किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, सिक्योरिटी फील फ्रेजाइल एट ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट यूरोप के अंदर है, अभी रशिया के कंट्रोल के अंदर है। तो ये आप देख लेना, ये लोकेटेड है, यूक्रेन का रीजन है। इस रीजन पे ये क्रीमिया है, ये ब्लैक सी है, मारियोपोल है। तो ये पर प्रश्न पहले भी प्रीलिम्स के अंदर 2000 मतलब 23 के प्रीलिम्स में इसमें काफ़ी सारे प्रश्न इस एरिया से आए भी थे। ज़ैपोरिज़िया भी आई थिंक मैच द फॉलोइंग के अंदर आया था। तो ये ध्यान में रखना है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको आइडिया होना चाहिए ज़ैपोरिज़िया कहाँ लोकेटेड है। मैं ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसमें रशिया का कंट्रोल है इसमें। विद सोलर इंडस्ट्री इन क्राइसिस यूरोप इज़ बाइंड और इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना। अब देखो ये एक टॉपिक आपका आ जाता है यूरोप वर्सेस इकोनॉमी के अंदर, आप नोट कर लेना, यूरोप वर्सेस चाइना के कंटेक्स्ट में ये एक एंगल है। अब इसमें क्या है कि यूरोप वर्सेस चाइना, अब जनरली क्या है कि जैसे यूरोप ने, कई देश अगर आप देखोगे तो कह दिया कि हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जाएंगे, और सोलर एनर्जी एक इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाता है। अब ये तो बात बोल दी गई है, बट सोलर एनर्जी के लिए आपको सोलर जो पैनल्स की ज़रूरत होती है। तो यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो तो उतना एक्सपर्टीज़ नहीं उनके पास इस एरिया में। चाइना के पास एक्सपर्टीज़, उसने लार्ज स्केल प्रोडक्शन किया और उसको बहुत ही कम दाम में यूरोप में सेल करना स्टार्ट कर दिया। तो जो सोलर पैनल्स हैं उनका इंस्टॉलेशन बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ पूरे यूरोप के अंदर हो रहा है। लेकिन ज़्यादातर जो सोलर पैनल्स हैं वो सारे के सारा चाइनीज़ ही हैं, मोर देन 90%, आप इमेजिन कर सकते हो। और इस वजह से क्या है कि क्योंकि सस्ते में चाइना से सोलर पैनल्स आ जाते हैं, तो यूरोप के जो खुद इस एरिया में कंपनीज है वो उनसे कम्पीट नहीं कर पाती हैं। तो ये थोड़ा सा डिबेट चल ही रहा है। जैसे यूएस में अलाउड नहीं है, तो यूएस ने क्योंकि यूएस ने कई प्रकार की ड्यूटीज़ लगा रखी है, इंपोर्ट ड्यूटीज़ चाइना के सोलर पैनल्स पे लगा रखी है, तो बहुत महंगे हो जाते हैं। तो यूरोप में तो चाइना के सोलर पैनल्स इतना स्प्रेड नहीं हो रहा, बट सॉरी यूएस में तो इतना तेज़ी से स्प्रेड नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यूएस ने इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखी है। लेकिन यूरोप के केस में ऐसे कोई टैक्स नहीं लगा, ऑल दो प्रपोज कर रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे जिससे कि वो अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स को बचा सकें। तो ये सोलर पैनल के कंटेक्स्ट में एक प्राइस वॉर चल रहा है यूरोप और चाइना के बीच में, ये फैक्ट ध्यान में रखें। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया टू स्टे अलर्ट ऑन हॉट, ये अच्छा टॉपिक है, और फॉर हॉट मनी आफ्टर बॉन्ड इंडेक्स इंक्लूजन, ऑफिशियल्स आपके कह रहे हैं। तो ये टॉपिक भी आपका इकोनॉमी के अंदर है। इस पर हमने एक बहुत अच्छा आर्टिकल पहले भी डिस्कस कर रखा है, इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो क्लैरिटी और आएगी आपके। देखो हमने ये चीज़ देखा है कि जो गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं ना, जो गवर्नमेंट के बॉन्ड और सिक्योरिटी बॉन्ड्स होते हैं, तो उन सिक्योरिटी बॉन्ड्स को अभी आपका जेपी जो मॉर्गन है उसने वो इंडेक्स कर रहा है। इंडेक्स करने का मतलब है, जैसे ऐसे समझो, एक एग्जांपल समझो कि एक रिलायंस स्मार्ट है, ठीक है, रिलायंस स्मार्ट है, और कोई प्रोडक्ट जो ऐसे ही मिलता था अब वो रिलायंस स्मार्ट के अंदर आपको मिलने लग गया। तो जब आप जाओगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट आपको दिखेंगे, और रिलायंस स्मार्ट में एक एक्स प्रोडक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। एक एग्जांपल है, मान लो कोई एक्स प्रोडक्ट है, वो भी आपको रिलायंस स्मार्ट में दिखेगा। तो आप जाओगे और प्रोडक्ट भी देखोगे, और फिर एक्स पार्ट दिखेगा तो उसको भी आप खरीद सकते हो। इसी तरीके से जो ये आपके ये बॉन्ड का मार्केट है, ये जो आप कैपिटल मार्केट की बात करो, तो उसमें इंटरनेशनल लेवल पे जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं भारत के, रुपीज़ बेस्ड जो बॉन्ड्स हैं सरकारी, तो उनको इंडेक्स करने की बात की। तो उससे होगा क्या कि जैसे मान लो इंडेक्स है, तो मान लो कोई जॉन पर्सन है, जॉन जो है इंडिया के बॉन्ड पे खर्चा करना चाहता है, तो वो इन्वेस्ट कर सकता है। अब इसके चैलेंजेस और वो सब हमने ऑलरेडी एक आर्टिकल में बहुत डिस्कस कर रखा है, लेकिन अभी इसमें जो कुछ पॉइंट्स हैं वो और भी डिस्कस करेंगे। तो जॉन जो है इंडिया के बॉन्ड में, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो इंडिया के बॉन्ड में खर्च करना चाहता है, जो गवर्नमेंट बॉन्ड है। जैसे मान लो 5 साल के लिए उसने खर्चा किया और $5,000 उसने कर दिया, मान लो $5,000 का जो है उसने खरीद लिया, क्योंकि रुपीज़ बेस्ड है तो 5,000 में उसने खरीद लिया।
और जब उसने 5,000 में खरीद लिया तो उसे कहा कि 10% आपको मिलेगा, तो उसको ये रहेगा कि यार 5,000 खर्च करके इतना सस्ता और उसको 10% रिटर्न मिल रहा है तो खर्चा कर देगा। अब हमारे लिए फ़ायदा क्या है कि ये 5,000 ऐसे लाखों लोग होंगे जो खर्चा करेंगे, तो हमारे लिए मान लो हमें बोरविंग करनी पड़ती है, तो बोरविंग सरकार कैसे करती है, ये बॉन्ड मार्केट भी एक है। तो जैसे जनरली जैसे आरबीआई है, आरबीआई सेकेंडरी मार्केट में ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से सरकारी बॉन्ड को खरीदना बेचने का काम आरबीआई भी परफॉर्म करता है मनी सप्लाई को कंट्रोल और इन सब करने के लिए। तो वो बोरविंग को मैनेज करने में ये एक रोल होता ही है। लेकिन अब क्या है कि हमारे पास इंटरनेशनल लेवल पे भी कई लोग अवेलेबल हो जाएंगे जो कि सरकारी बॉन्ड पे खर्चा कर सकते हैं, और हमें एक सुविधा मिल जाएगी कि हम इंटरनेशनल मार्केट से भी पैसा उठा सकते हैं और अपना जो फिजिकल डेफिसिट है उसको मीट कर सकते हैं। जो रेवेन्यू जनरेशन मान लो एक लिमिट होता है, जैसे मान लो आप 100 रुपये कमा रहे हो और 120 रुपये खर्चा है, तो 20 रुपये तो आपको कहीं से लाने पड़ेंगे ना। तो या तो आप डोमेस्टिक मार्केट से जो कर रहे हो तो करोगे ही, जो आप पहले से कर रहे हो। अब आपके पास इंटरनेशनल मार्केट में भी, कैपिटल मार्केट में भी आपके जो सरकारी बॉन्ड्स हैं वो बिकेंगे, लोग खरीदेंगे, खरीद के बाद जो पैसा आएगा वो आप फिर अपना फिजिकल डेफिसिट मीट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखना है। सो जेपी मॉर्गन ने इंडिया के जो बॉन्ड है जिसका जो वेट है दैट अराउंड 10% है अपने इंडेक्स में, तो ये है जो कि एड ऑन होता चला जाएगा। आप खुद सोचो कि 100 रुपये में से 10% इंडियन बॉन्ड्स का कहा गया है, और इससे लगभग आपका $24 बिलियन तक आपका आएगा। काफ़ी ह्यूज अमाउंट हम कह सकते हैं। सो ये हमें हेल्प करेगा अपनी फिजिकल डेफिसिट को मीट करने के लिए। जो बोरविंग है वो बहुत इंक्रीज़ हो सकती है, लाइक 15 ट्रिलियन रुपीज़ तक आपका इंक्रीज़ हो सकता है। अभी तक तो इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड्स हैं, यही लार्जेस्ट बायर थे, मतलब यही लोग सरकारी बॉन्ड को खरीदते थे और सरकारी से पैसा ले लेते थे। लेकिन अब जो बाहर के इंस्टीट्यूशंस है वो भी उसमें, क्योंकि आपका बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड बाहर भी इंडेक्स हो रहा है, तो दूसरे भी उस पर खर्चा कर सकते हैं और हमें भी कमाई के साधन जो है वो मिलेंगे। तो यहाँ पे जो बेंचमार्क बॉन्ड यील्ड का मतलब होता है जो रिटर्न है। अगर मान लो 100 रुपये आप खर्चा कर रहे हो, आपको 20 रुपये मिल रहा है, तो वो आपको रिटर्न आपको मिल रहा है वो बॉन्ड यील्ड कहलाता है। तो ये अभी ये इस पे भी इंक्रीज़ देखने को जो है मिलेगा। और फिर उसका जैसे मान लो, क्योंकि बोरविंग कॉस्ट भी रिड्यूस होगी, ईजिली जो पैसा अवेलेबल होगा, तो मान लो सरकार के पास अवेलेबल है, सरकार भी खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा कर सकती है। फिर ये भी कहा गया कि जो बाहर से पैसा आ रहा है, फॉरेन इनफ्लो है, वो भी आपका इंक्रीज़ होगा। ये भी एक फैक्टर है, मेक द बॉन्ड एंड करेंसी मार्केट मोर वॉलेटाइल। ऑल दो ये वॉलेटाइल भी कर सकता है, वॉलेटाइल कर सकते हैं। जैसे मान लो, क्योंकि फिर अगर आप इंटरनेशनल पे लेवल पे कोई चीज़ इंडेक्स कर रहे हो, तो फिर वो इंटरनेशनल फैक्टर से डिटरमाइन करेगा, और आपका डोमेस्टिक मार्केट फिर उससे गवर्न होगा। वो जो भी इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है वो एक बेंचमार्क का काम करेगा, और आपका डोमेस्टिक मार्केट भी उससे काफ़ी हद तक अफेक्ट होगा। तो इस पर मैंने बहुत चर्चा हमने पहले कर रखी डिटेल के अंदर, जब आपका आर्टिकल एक आया था अभी शायद कल और परसों के अंदर आया था। सो व्हाट डज इट मीन्स फॉर रुपीज़, रुपीज़ के लिए क्या है। अब लार्जर डेट जो इनफ्लो है विल मेक इट ईजियर फॉर इंडिया टू फाइनेंस इट्स करेंट अकाउंट डेफिसिट एंड रिड्यूस द प्रेशर ऑन द रुपी। तो क्योंकि देखो जो बाहर से पैसा जो आ रहा है, तो उससे क्या है कि हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिफरेंस है, मान लो जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है, उसको मीट करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इससे रुपये में जो प्रेशर है वो भी आपका रिड्यूस होगा। और ये एक बड़ा फैक्टर भी इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़ के लिए भी, कि जब इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेड और ये सब अगर रुपीज़ के कंटेक्स्ट में हो रहा है, तो वो आपका इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़, तो वो भी फैसिलिटेट आपका एक प्रकार से जो है वो देखने को मिलेगा। अब इसमें ये भी एक चीज़ कही गई है कि हॉट मनी भी एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। हॉट मनी का कंसेप्ट है। हॉट मनी का मतलब क्या होता है कि जैसे शॉर्ट टर्म रिटर्न के लिए, जैसे मान लो कोई बैंक है, उसने कह दिया कि हम मतलब बहुत ही कम समय के लिए कोई ऐसी स्कीम लेकर आ गए, और है ना, तो उससे क्या है कि तुरंत पैसा को अट्रैक्ट करना। तो जो पैसा ऐसा शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट है, शॉर्ट टर्म ऐसी जो स्कीम्स होती हैं हाई इंटरेस्ट रेट और इस तरीके से, और फिर पैसा अट्रैक्ट करना। तो जो ये पैसा आपका आ रहा है, ये जो फंड है जो कि बेसिकली आ रहा है और कंट्रोल हो रहा है बाय द इन्वेस्टर्स, जो बेसिकली तुरंत रिटर्न चाहते हैं, तो उसे हॉट मनी कहते हैं। तो देखो जैसे हॉट मनी की ये हमेशा लिक्विड फॉर्म में बहुत तेज़ी से, आज आपको कोई पैसा लगा रहा है, उसको वो तुरंत रिटर्न चाहता है, तो आज आपके लगा रहा है, उसको कहीं और रिटर्न देगा तो पैसा लेके कहीं और लगा देगा। तो ये जो मनी है हॉट मनी कहते हैं। तो ऐसा ना हो कि मान लो कि हम बहुत जल्दी पैसा बनाने के लिए, और जो भी ये जैसे मान लो इवन इंडिया, क्योंकि इंडिया एक बड़ा मार्केट है, तो वो लोग सोचेंगे भी कि हाँ हो सकता है स्टेबल हो, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी ऐसे ऐसी स्कीम्स ना रख दें कि शॉर्ट टर्म रिटर्न या हाई इंटरेस्ट रेट क्या आपको मिलेगा, और है ना कि एकदम से जो हॉट मनी उसको अट्रैक्ट करे, क्योंकि जो है जिसने भी बॉन्ड खरीदा फिर तुरंत बेचना भी चाहेगा, ये भी पॉसिबिलिटी आपकी हो सकती है। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा
कि जो हॉट मनी वाला एस्पेक्ट है वो देखना पड़ेगा कि थोड़ा सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा मैटर करती है रादर देन कि कुछ शॉर्ट टर्म गेन हम के लिए ही हम जो है चीज़ों को सेल करें। तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं मून कार्गो लाइक ह्यूमन एशेस ड्रिंक कंटेनर स्पार्क्स लीगल डिबेट। अब देखो ये थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जो चीज़ लिखा हुआ है तो आप देखना। यहाँ पे देखो मून में पहुँचने की होड़ मची हुई, ध्यान सुनना ठीक है। मून में पहुंचने की होड़ मची है। आप ये समझो कि एक ऐसी ट्रीटी है जो कि मून को एक ग्लोबल कॉमन के रूप में कंसिडर करती है। ग्लोबल कॉमन का मतलब क्या हुआ कि किसी का से नहीं है उसमें। तो ये ट्रीटी का जो इम्पैक्ट है वो 2032-33 तक ख़त्म हो जाएगा। अब उस बीच में क्या होगा कि ये सारे देश एकदम से होड़ मचाए हुए हैं कि अब जैसे मान लो इंडिया भी पहुंच गया, यूएस भी पहुंच गया, चाइना भी पहुंच गया, सब लोग, और वो उस जगह पे अपने अपने को प्रेजेंस दिखाएंगे। तो जब 2032 का ट्रीटी जब दोबारा से कोई साइन होगी तो उसमें ये लोग कहेंगे कि हम लोग का जहाँ जहाँ है वो उस पर हमारा से होगा। तो अपना एक मून के अंदर टेरिटरी मार्क करने का प्रयास करेंगे। दूसरा ये भी है कि हीलियम बहुत लार्ज अमाउंट में है, रेयर मेटल्स बहुत लार्ज अमाउंट है, हीलियम इतना ज़्यादा है वहाँ पे जो कि हमारी एनर्जी नीड को 40,000 साल तक जो है मीट कर सकती है। और रेयर मेटल्स और जो हैं वो भी हैं, तो वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और जो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट बनाने में जो हमें चाहिए वो भी हमें वहाँ से मिल सकता है। तो और टूरिज़्म, स्पेस टूरिज़्म का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो ये सब है। लेकिन अब क्या कहा जा रहा है कि जैसे ह्यूमन अपने प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए, तो अभी कोई ऐसा जैसा होता है ना, क्या पहाड़ों में घूमने गए तो वहाँ पे कचरा फेंक के साथ में चले गए। तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें, जैसे मान लो जो जैसे जापानीज स्पोर्ट्स ड्रिंक पोकारी स्वीट्स, ये इसके कैन लेकर पहुँच गए, है ना। कई ऐसे जो मतलब पेलोड्स जाते हैं ना, जो स्पेस क्राफ्ट जा रहे हैं, तो उसमें और ह्यूमन एशेस, जो जैसे जो राख होती है ना, इंसान मर जाता है उसको जलन पर जो राख होती है उसको लेकर जाया जा रहा है। अब इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है ये तो नहीं पता है, ये क्लियरिटी नहीं है। लेकिन पॉइंट ये कहा जा रहा है कि इस टाइप की चीज़ें अगर आप मून के अंदर लेकर जा रहे हो तो, और इस पर कोई लीगल नॉर्म्स नहीं है। जैसे आप पहाड़ों में गए फेंक के कुछ भी चले आए, तो अब तो चलो एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के कई लॉज एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ऐसा कोई मून में आप करके आओ तो ऐसा कोई लॉ नहीं है। तो इस पर एक कहा गया डिबेट शुरू हो गई है कि इस पर हमें एक लॉ लेकर आना चाहिए। तो इस पर नासा और ये सब आपका डिबेट एक तरीके से इस पर बात करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, एडिटोरियल का टॉपिक है यूनियन गवर्नमेंट रेन्स ऑन फाइनेंशियल ट्रांसफर्स टू द स्टेट। अब ये भी एक अच्छा टॉपिक है, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये टॉपिक हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं इसको आप लोग इंक्लूड कर सकते हो पॉलिटी सेक्शन के अंदर। पॉलिटी के अंदर हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। देखो इतने ज़्यादा टॉपिक्स आते हैं, फिर नोट्स बनाना, स्लाइड्स बनाना, इससे समय लग जाता है थोड़ा। तो यूनियन गवर्नमेंट रेन्स ऑन फाइनेंशियल ट्रांसफर टू द स्टेट, फाइनेंशियल ट्रांसफर टू द स्टेट। तो देखो थोड़ा सा कंटेक्स्ट दे दूं, फिर जो बात लिखी है वो आप लोग समझ लोगे आसानी से। देखो यहाँ पे देखो एक आपका कौन है, यहाँ पे बड़ा सा हमारे पास है, ये है सेंटर है आपके पास, ये सेंटर है केंद्र सरकार, आप मानो ये सेंटर है और सेंटर, और कई सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे स्टेट्स। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जो फिर कंटेंट लिखा है फिर वो पीडीएफ से आप लोग शेयर कर दूंगा तो पढ़ लेना। तो अब देखो यहाँ पे ये आपके स्टेट्स हैं, ये स्टेट 1 स्टेट 2, मान लो ये स्टेट 1 है, ये आपका स्टेट 2 है और ये स्टेट 3 है। अब जनरली क्या होता है कि अभी जो हमारी सेट ऑफ स्कीम है वो क्या है कि जैसे सेंटर है, अब सेंटर पैसा ट्रांसफ़र करता है इन स्टेट्स को। तो ये कई तरीके से है, जैसे जैसे मान लो फाइनेंस कमीशन है। फाइनेंस कमीशन जो है, फाइनेंस कमीशन बेसिकली जैसे अभी आर्टिकल 280 के तहत आपके फाइनेंस कमीशन का गठन हुआ, 16वीं फाइनेंस कमीशन का गठन हुआ। कमेंट सेक्शन बताओ उसके चेयरपर्सन कौन है। तो फाइनेंस कमीशन का गठन, तो फाइनेंस कमीशन कहता है कि जो भी नेट प्रोसीड है जो ट्रांसफ़र किया जाएगा सेंटर से स्टेट की तरफ, उसको वो हाईलाइट करता है, प्लस कितना स्टेट्स को ग्रांट्स जो है वो देना चाहिए। तो ये जो ट्रांसमिशन है ये इसे हम बोलते हैं, जो सेंटर से स्टेट के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसफ़र, और स्टेट के बीच का जो होता है उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। यूज़ दिस टर्म कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल। अब होता क्या है कि सेंटर जो पैसा कमाता है टैक्स के माध्यम से, जैसे जीएसटी के माध्यम से सेंटर ने पैसा कमाया, ठीक है। और दूसरा जो है, ध्यान समझना, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग डायलॉग हो जाएगा। कंटेंट जो लिखा है सारा यही सारा लिखा है। टैक्स, मान लो टैक्स के माध्यम से पैसा कमाया। दूसरे कुछ तरीके होते हैं, जैसे मान लो सेस के माध्यम से पैसा कमाया, सरचार्ज के माध्यम से पैसा कमाया, सरचार्ज। अब जनरली क्या होगा कि जो सेस और सरचार्ज, मान लो टैक्स ऑन टैक्स कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो पैसा लगाया जाता है उसे सेस सरचार्ज बोलते हैं। तो वो जो पैसा होता है वो डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं होता है, जो डिविजिबल पूल है उसका हिस्सा नहीं होता। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर मान लो सेंटर ने 100 रुपये कमाए
तो जितना पैसा सेंटर ने जीएसटी और ऐसे टैक्स रेवेन्यू के माध्यम से कमाया जो है वो डिविजिबल पूल का हिस्सा होगा। उसका मतलब कि फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करेगा कि स्टेट्स को वो पैसा ट्रांसफ़र किया जाए, और कितना परसेंट क्या बेसिस होगा वो फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है। लेकिन जो पैसा मान लो 100 में से 20 रुपये जो है सेस और सरचार्ज के माध्यम से होगा, तो उसको स्टेट्स के शेयर करने की जरूरत नहीं है सेंटर को। तो कहा यह गया कि ये जो प्रपोर्शन है सेस और सरचार्ज को बढ़ता जा रहा है, और जो प्रपोर्शन है दूसरे टैक्स का वो आपका रिड्यूस होता जा रहा है। और इस बेसिस में कहीं ना कहीं जो फिस्कल फेडरलिज्म है, फिस्कल फेडरलिज्म भी आपका अफेक्ट आपका हो रहा है। ये चीज़ आपकी हाईलाइट किया गया। अब इसमें कई चीज़ें फैक्ट्स होते हैं, जैसे मान लो आप किस बेसिस में पैसा ट्रांसफ़र करते हो। मान लो आपने पॉपुलेशन को एक बेसिस बनाया, फिर एक आपने फॉरेस्ट एरिया को बेसिस बनाया, फिर आपने एक एफिशिएंसी और इक्विटी को आपने बेसिस बनाया। तो ये कैसे करो, मान लो पॉपुलेशन है। अब साउथ की जो स्टेट्स हैं वो क्या कहते हैं, कहते हैं यार हमने तो अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल की है, प्लस हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी अधिक हो रही है, तो हम लोग तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट क्योंकि हमारे पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं तो हमें पैसा जो मिलना चाहिए वो कम मिलता है, कंट्रीब्यूशन जीडीपी में हमारा ज़्यादा है। ऐसे स्टेट्स जो सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, पॉपुलेशन उनकी बहुत अधिक है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा, उनको पैसा ज़्यादा मिल रहा है। तो ये एक अलग अलग तरीके की थॉट प्रोसेस है, मतलब स्टेट्स इन चीज़ों को अपोज करते हैं, इन बातों को स्टेट्स के द्वारा जो है बोला जाता है। तो ये थोड़ा सा देखने की बात आपकी बन जाती है। अब दूसरा एंगल ये भी आपका जो है हाईलाइट किया गया है कि अगर सेंटर पैसा प्रोवाइड करता है, सेंटर अगर पैसा प्रोवाइड करता है, किसको प्रोवाइड करता है, स्टेट्स को प्रोवाइड करता है। तो ये मान लो एक तो चलो जो डिविजिबल पूल का हिस्सा है उसमें पैसा जो फाइनेंस कमीशन ने बोला उस हिसाब से पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। अब कहा यह गया कि उसमें भी जैसे मैंने आपको सेस और सरचार्ज वाला पॉइंट है वो आप ध्यान रखें। दूसरा ये पॉइंट आपका हाईलाइट किया कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है और एक होती है कि एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में आप देखोगे कि बोलते हैं 60% सेंटर देगा, 40% स्टेट देगा। अब कोई भी स्कीम मान लो एक एक्स स्कीम है, वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, उसमें कहा गया कि 60% तो केंद्र देगा, 40% स्टेट का देगा। अब जो अमीर स्टेट्स हैं तो वो तो इस चीज़ को एग्री कर लेते हैं कि ठीक है चलो, मान लो 100 रुपये खर्चा कर अगर है तो 60 रुपये केंद्र देगा, 40 रुपये स्टेट्स दे देंगे। लेकिन जो जिनके पास पैसा नहीं है वो ये भी अफोर्ड नहीं कर पाते, इसके लिए भी क्या करते हैं, वो फिर उधारी लेते हैं, बोरविंग करते हैं। बोरविंग अगर मान लो इसको लिए करते हैं या कुछ भी करते हैं तो इससे उनकी लाइबिलिटी और अधिक बढ़ जाती है, लाइबिलिटी भी आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो एक एंगल ये भी है पैसे का ट्रांसफ़र किस तरीके से किया जाए। तो ये अभी फ़िलहाल के लिए ये सारी चीज़ें कही गई हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर इफ़ यू विल फाइंड हियर, तो यहाँ पे कहा गया कि जो टैक्स रेवेन्यू है अगर देखा जाए तो जो टैक्स रेवेन्यू है आपका यूनियन गवर्नमेंट का वो डबल हुआ है, लेकिन स्टेट का जो शेयर होना चाहिए इंक्रीज़ उतना इंक्रीज़ आपका नहीं हुआ है। जो ग्रांट स्टेट्स के द्वारा स्टेट्स को दी जाती है ना, स्टेटरी ग्रांट एज पर द लॉ, वो भी फाइनेंस कमीशन के द्वारा दिया जाता है। जैसे आर्टिकल 275 इज रिलेटेड विद द ग्रांट। सो ग्रांट इन एड जो स्टेट्स को जो दिया जाता है उसमें भी डिक्लाइन देखने को जो है वो आपका मिल रहा है। स्टेट्स का जो शेयर है ग्रॉस रेवेन्यू के अंदर वो डिक्लाइन आपका हो रहा है। तो नेट टैक्स रेवेन्यू की अगर बात करें, ये जैसे मान लो ग्रॉस रेवेन्यू से नेट टैक्स रेवेन्यू कैसे आएगा, जो ग्रॉस रेवेन्यू से आप टैक्स कलेक्शन में जो या और भी चीज़ें हैं, जैसे जो चीज़ें माइनस की जाती हैं, रेवेन्यू कलेक्शन थ्रू सेस सरचार्ज उसको माइनस किया जाता है। उसके बाद रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम यूनियन टेरिटरी, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर, इसको माइनस किया जाता है। फिर उसके बाद आपका जो नेट टैक्स रेवेन्यू आता है उसी पे फिर पैसा शेयर भी किया जाता है। मतलब जो ग्रॉस रेवेन्यू वो तो काफ़ी ज़्यादा होगा, नेट टैक्स रेवेन्यू होगा वो कंपेरेटिवली कम होगा। तो यूनियन गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन है वो तो बढ़ रहा है अंडर सेस और सरचार्ज। अब क्योंकि सेस और सरचार्ज में जो भी कमाई केंद्र करेगा उसको शेयर नहीं करना है स्टेट्स के साथ। तो ये स्टेट्स भी इस चीज़ को इशू को रेस करते हैं कि यार इस तरीके से अगर आप अपना सेस सरचार्ज से ही सारा पैसा इकट्ठा करते जाओगे तो हमें क्या मिल पाएगा। आपके पास पैसा आ रहा है बट हमारी डिपेंडेंसी आप पे काफ़ी बढ़ रही है। फिर कहा गया कि जो फाइनेंशियल ट्रांसफ़र स्टेट्स के अंदर एज अ टैक्स डिवोल्यूशन या ग्रांट इन एड उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। एंड जो ग्रॉस रेवेन्यू की बात करें तो वो आपका बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जैसे जो स्टेट्स को ट्रांसफ़र होना चाहिए या फिर जो आपको ग्रांट दिया जा रहा है या जो टैक्स
के पैसे आपको दिए जा रहा है उस पर तो रिडक्शन हो रहा है, लेकिन ओवरऑल जो ग्रॉस रेवेन्यू है वो आपका इंक्रीज़ हो रहा है, और इस वजह से ओवरऑल डिक्रीज़, ओवरऑल जो ग्रॉस रेवेन्यू वो इंक्रीज़ हो रहा है। अब इसमें एक चीज़ कहा गया कि इसमें एक डिस्क्रिशनरी फंड का एंगल बहुत ज़्यादा आ जाता है। डिस्क्रिशनरी फंड की मतलब ठीक है, मान लो 100 रुपये है, 100 में से आपने 80 रुपये बोला कि चलो हम जो है, मान लो 100 रुपये है तो 42 रुपये आपने कहा कि ठीक है स्टेट्स के साथ शेयर कर देंगे, तो 42 रुपये में चीज़ें बैठती नहीं क्योंकि वो तो अमाउंट कम होता है। तो फिर क्या है कि डिस्क्रिशनरी ग्रांट का कंसेप्ट आपके, अब ये डिस्क्रिशनरी ग्रांट जो दी जाती है, फाइनेंशियल ट्रांसफर जो दी जाती है, जैसे मान लो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं या सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स तो 100% में, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं उसमें जो भी पैसा लगता है वो सेंटर ही देता है। और सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम, जैसे मैंने 60-40 वाली बात आपको बताई, वो वाला आर्गूमेंट याद रखना है कि अब जो मान लो अमीर स्टेट है वो तो कहेगा ठीक है 40% हम लगा देंगे, 60% केंद्र हमें दे ही रहा है, लेकिन जो ज़्यादा जिसके पास पैसे नहीं हैं तो वो उस पैसे को लेने के लिए फिर 40% की जो अपनी जो ज़रूरत है उसको करने के लिए फिर मार्केट से पैसा उठाने का प्रयास करेगा। तो ये सब ये एक प्रकार से क्या है, स्टेट की फाइनेंशियल कैपेसिटी पर भी ये सब चीज़ें निर्भर करती हैं। अब बात अगर हम सेंटर सेक्टर स्कीम की कर लें, तो सेंटर सेक्टर स्कीम में जैसे मान लो एक पार्टी सेंटर में है और दूसरे सेम पार्टी स्टेट्स में है, तो सेंटर सेक्टर स्कीम तो पूरी डिस्क्रिशनरी पैसा हो गया। तो उस सेंटर सेक्टर स्कीम्स जो भी है तो उसमें उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना जिसमें 100% सेंटर ही पैसा दे रहा है, तो जहाँ पे उसको ठीक लगता है उस स्टेट को पैसा देगा, जहाँ नहीं लगता वहाँ नहीं देगा, जहाँ पॉलिसी उसको इम्प्लीमेंट करना पॉलिटिकल फ़ायदा वहाँ पे सेंटर पैसा देगा, जिनको नहीं करना तो नहीं देगा। तो ये एक चीज़ है। तो आप खुद देखो, तो दो आर्गूमेंट्स आपके यहाँ पे अराइज हो रहे हैं, एक तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और दूसरा सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम है आपकी है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में जिनके पास पैसे, जिन स्टेट्स के पास नहीं है वो उधारी लेके करना चाहेंगे, और दूसरा जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है उसमें 100% अगर सेंटर दे भी रहा है लेकिन फिर वहाँ पे डिस्क्रिप्शन आएगा किसको देना है किसको नहीं देना है। तो ये सब कहीं ना कहीं जो हमारा फिजिकल फेडरलिज्म है, ये जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो सेंटर स्टेट के रिश्ते को डिफाइन करता है, उसमें काफ़ी अधिक एक चैलेंजेस जो हैं वो आपके देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये आर्गूमेंट्स याद रखने जो मैंने आपको हाईलाइट किया, आप चाहो तो रीड कर सकते हो, यही सब बातें इसमें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट देते हैं सीवियर इरोजन ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म। ये भी एडिटोरियल का टॉपिक है। देखो बहुत ज़्यादा टॉपिक आते हैं, मैंने आपको बताया जैसे कितने सारे टॉपिक्स हैं, इन सारे टॉपिक्स को मुझे टाइमली कवर करना है क्योंकि आप लोग का प्रीलिम्स भी आ रहा है, तो उस हिसाब से मैं कंटेंट भी आपको कवर कर रहा हूँ और सारी चीज़ें कवर्ड हो रही हैं, आप वीडियो देखें। प्लस एम भी ये है कि वीडियो का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा ना हो, टॉपिक्स भी सारे कवर हों, प्लस ये पीडीएफ भी आपको इसी प्रकार का पीडीएफ भी आप चाह रहे हैं कि आपको पीडीएफ मिले, तो वो भी पीडीएफ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं डिटरमाइनिंग स्टेट फाइनेंस की बात करें तो ये भी एक अच्छा, इसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल डिफाइंड। अब मैं केरला के केस में मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ आपसे क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जाएंगे क्या सही क्या गलत है, हम सिर्फ ये जाएंगे संवैधानिक एंगल में। कुछ आर्गूमेंट इसमें हाईलाइट किया गया है, जैसे नेट बोरोइंग सीलिंग का कंसेप्ट है, तो आप ये हेडिंग डाल सकते हो, नेट बोरोइंग सीलिंग एंड फिजिकल फेडरलिज्म, ये आप डाल सकते हो। तो नेट बोरोइंग सीलिंग एंड फिजिकल फेडरलिज्म, तो यहाँ पे इसको डाल सकते हो। बोरोइंग सीलिंग का मतलब क्या हुआ, बोरोइंग सीलिंग का सिंपल सा मतलब है कि कितना पैसा स्टेट उधारी ले सकता है, तो उसमें केंद्र कह देता है कि इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हो, तो उसी पर उन्होंने कुछ बातें बोली हैं। अच्छा आर्गूमेंट लगा तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो आर्टिकल 293 सब क्लॉज 3 जो संविधान का है, इसमें कहा गया कि स्टेट हैज़ टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द सेंटर टू रेज एनी लोन। अगर कोई लोन लिया जा रहा है तो उसे सेंटर का कंसेंट लेना पड़ेगा। ये स्टेट के, ये आपका हाईलाइटेड है, संवैधानिक मेंशन्ड है। सो जो नेट बोरोइंग जो सीलिंग है बेसिकली कहाँ से इम्पोज किया जाता है कि जैसे मान लो स्टेट को कह दिया कि आप इससे ज़्यादा उधारी नहीं ले सकते हो, तो ये पावर कहाँ से, संवैधानिक पावर कहाँ से सेंटर को आता है, तो ये आप याद रखो आर्टिकल 293 सब क्लॉज 3, ये याद रखना। ये पॉलिटी में भी मान लो कहीं से आप पढ़ते हो पॉलिटी, तो उसमें ज़रूरी नहीं ये चीज़ आपको पढ़ाई गई हो, तो बट पढ़ाई भी गई हो क्या पता आपको याद भी ना हो, तो ये थोड़ा याद रखना है आपको। सेंटर का जो डिसीजन है जिसमें एक्स्ट्रा बजटरी जो बोरोइंग है बाय स्टेट ओन एंटरप्राइजेज इन टोटल डेट ऑफ द स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूशनल सस्पेक्ट, मतलब इसमें कहा गया है। अब देखो यहाँ यहीं भी चिंता का विषय आ गया। अभी हमने इससे पहले वाले आर्टिकल में देखा कि जो फाइनेंशियल ट्रांसफ़र होना चाहिए केंद्र से राज्यों में तो वो उतना अधिक नहीं हो रहा है, उसमें भी सेंटर की डिस्क्रिप्शन काफ़ी अधिक है। अब उसको अपना नीड अगर स्टेट्स को मीट करना है तो उसमें क्या है, एक दिक्कत उनको जो फेस करनी पड़ती है वो यही है कि बोरोइंग करे। बोरोइंग में भी आपने सीलिंग लगा रखी है कि इससे ज़्यादा बोरो नहीं कर सकते हो, और सीलिंग लगाना वो संवैधानिक आपका है। इवन सरकार का देखो क्या कहते हैं कि जो भी आप बोरोइंग करो उसमें आपको ट्रांसपेरेंसी रखना है और ये भी देखना है
कि किसी भी प्रकार का जो भी, जैसे मान लो आपका फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट है, एफआरबीएम एक्ट है, उसमें रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट स्टेट का बहुत हाई ना हो, एक प्रपोर्शन डिफाइन कर देते हैं कि स्टेट जीडीपी का इससे ज़्यादा बोरविंग आप नहीं कर सकते हो, तो ये चीज़ आपकी हाईलाइट की जाती है, एक आपका हाईलाइट किया गया। हायर बोरविंग लिमिट टू यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट इज टू फॉस्टर ट्रांसपेरेंसी एंड टू अवॉइड नॉन ट्रांसपेरेंट लाइबिलिटी। तो ये जो भी अगर बोरविंग की भी जाती है तो इस आर्गूमेंट को कहा जाता है कि वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि अच्छा किस पर्पस के लिए कर रहे हो, क्या बेनिफिट होगा, क्या हम इससे अचीव करने वाले हैं, ये चीज़ आपका होना चाहिए। ऑल दो ये भी कहा गया कि मतलब जो आर्गूमेंट काउंटर दे दिया गया कि देखो क्या सेंटर अगर अपनी संवैधानिक पावर आर्टिकल 293 सब क्लॉज 3 का इस्तेमाल करके जो सीलिंग लगा रहा है, क्या ये जस्टिफाई है। तो एक काउंटर आर्गूमेंट अच्छा दिया गया, वो ये कहा गया कि जो पब्लिक डेट है स्टेट का वो बेसिकली स्टेट लिस्ट के अंदर है, तो अगर स्टेट लिस्ट के अंदर है तो केंद्र कैसे इस चीज़ को गाइड कर सकता है। ये जो आर्गूमेंट है आप बहुत अच्छा मेंशन कर सकते हो। जैसे आप देखोगे मेंस के अंदर फिजिकल फेडरलिज्म पर काफ़ी अधिक प्रश्न आए हुए हैं, या जो फेडरलिज्म कंसेप्ट पे जीएस पेपर 2 में काफ़ी अच्छे प्रश्न आते हैं। इस आर्गूमेंट को आप वहाँ कोट कर सकते हो कभी भी। अब देखो तो जो नेट बोरविंग है उसके बारे में आप इस आर्गूमेंट को जो है कर सकते हो। और ये भी कहा गया कि द पावर टू मेक लॉ ऑन एडमिनिस्टर एंड डिटरमाइन एस्पेक्ट ऑफ द पब्लिक डेट, मतलब क्योंकि ये स्टेट लिस्ट में तो सारा पावर किसके पास है, स्टेट के पास होना चाहिए, असल में नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट एक और भी चीज़ हाईलाइट करता है, दैट इज़ पब्लिक अकाउंट। जैसे आप देखोगे ना आपके पास कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है, ऐसी पब्लिक अकाउंट भी होता है। तो आर्टिकल 266 सब क्लॉज 2 जो है कंसोलिडेट कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि कोई भी जो मनी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है जो कि कंसोलिडेटेड फंड से रिलेटेड नहीं है, उसको पब्लिक अकाउंट के अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं। स्मॉल सेविंग, सिक्योरिटी डिपॉजिट, पीएफ, रिजर्व फंड जो है इनको हम पब्लिक अकाउंट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। और जितनी भी एक्टिविटीज़ रिलेटेड है पब्लिक अकाउंट के अंदर वो आपके उसमें स्टेट और सेंटर दोनों के डोमेन में ये आता है। मतलब स्टेट के डोमेन में, विद इन द डोमेन ऑफ द स्टेट, और सेंटर के पास ये पावर नहीं है कि जो विड्रॉल है फ्रॉम पब्लिक अकाउंटिंग है उसको उस पर वो सीलिंग लगा सके, मतलब जो एनबीसी की सीलिंग या जो नेट बोरविंग सीलिंग है उसको लगा सके। तो ये भी अच्छा आर्गूमेंट है पब्लिक अकाउंट को लेके। तो ये फैक्ट्स थोड़े से आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा दोबारा से बता देता हूँ कि पब्लिक अकाउंट में जैसे मान लो स्मॉल सेविंग, सिक्योरिटी डिपॉजिट, पीएफ, रिजर्व फंड, ये पब्लिक अकाउंट में जाएगा। और पब्लिक अकाउंट में किसी भी प्रकार की सीलिंग सेंटर नहीं लगा सकता है। दूसरा एक आर्गूमेंट ये दिया गया है कि जो डेट वाला पार्ट है वो स्टेट लिस्ट के अंदर मेंशन है, तो स्टेट लेजिस्लेचर के माध्यम से वो गवर्न होना चाहिए, ना कि सेंटर के द्वारा गवर्न होना चाहिए। तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल है वो हमने देख लिया। अब केरला के कंटेक्स्ट में उन्होंने बता रखा है, वो हम उस डिबेट पे नहीं जा रहे। चलो क्वेश्चन देख लो। इंडियन फेडरलिज्म हैज़ बीन शेप्ड बाय प्रेवलेंट पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल रिलेशन। अब 10 नंबर पे लिखना है। सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे आप जो है अपना आंसर शेयर कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। डिटेल्ड कोर्स ऑन करंट अफेयर्स आपका 2024 के लिए शुरू हो रहा है 10 तारीख से, इसको मिस नहीं करना। जो 24 की तैयारी कर रहे हैं 30% ऑफ चल रहा है। सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पे जाके सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट्स का कंटेंट आपका कवर किया जाएगा, इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी ये कोर्स जो एक्टिव है, देखो आपका भी कोर्स जो एक्टिव है करंट अफेयर का है, CSAT का कोर्स है, CSAT जैन सर ले रहे हैं। उसके बाद आपका एग्रीकल्चर ऑप्शनल का कोर्स एक्टिव है। इसके बाद आपका टेस्ट सीरीज करंट अफेयर्स की वो एक्टिव है, ARC रिपोर्ट एक्टिव है। बाकी और जो मैं एक्टिव मैंने नहीं बोला है उसको ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है। सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल पे आप अपने आंसर पोस्ट कर सकते हैं। इस सेशन का PDF आपको इसी फॉर्मेट में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। आई होप इस सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।